श्री हरिदास दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ दीक्षा और मैं लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी दर्दनाक घटना दोस्तों, जिसे आप सुन कर के हैरान हो जाएँगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो हमारा मन, हमारी सोच अच्छी हो जाती है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है क्योंकि हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको क्या आपको तो नहीं कह सकती दोस्तों, लेकिन हाँ, मालती जी कहती हैं कि दीदी मेरा लड्डू गोपाल जी से विश्वास उठ गया। ऐसा क्या हुआ है दोस्तों उनके भक्त के साथ? लड्डू गोपाल जी ने ऐसा क्या किया जो उनके भक्त का विश्वास उठ जाता है? आइए जानते हैं दोस्तों इस घटना से। दोस्तों, मालती मिश्रा जी ने आज की मुझे लीला कथा भेजी है आजमगढ़ से। दोस्तों, आजमगढ़ से मालती जी मुझे लिखकर मेरे इंस्टा में भेजती हैं कि दीदी, आज मैं आपको वो कथा सुनाऊँगी जिसे मैं शायद कभी सुनाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे लोगों को मैं आजकल बहुत सारे ट्रेंड देखती हूँ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, बहुत लड्डू गोपाल जी की लोग सेवा करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको वो घटना बताऊँ जो मेरे साथ 2015 में घटित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं ये लीला कथा। दोस्तों, मालती जी कहती हैं कि मैं ससुराल में रहती हूँ। मेरा एक छोटा देवर है जिसकी शादी होनी बाकी थी। काफ़ी लड़की ढूँढने के बाद हमें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। हम लोग हर जगह रिलेशन में पता कर रहे थे कि ऐसी कोई लड़की हो जो अच्छी हो, पढ़ी-लिखी हो, अच्छे घर परिवार से हो, तो हमारी देवर जी की शादी हो जाए। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। और एक बार उनके देवर जी किसी शादी वगैरह में गए थे, तो उनको एक लड़की पसंद आ जाती है दोस्तों, जिसका नाम शालू होता है। शालू उनको पसंद आ जाती है। वो घर में इधर लड़की को ढूँढते रहते हैं कि लड़की कोई मिल जाए तो इनकी शादी हो सके। तो जब लड़की इसी के दौरान वो अपने भाभी यानी कि मालती जी से उनके देवर जी बताते हैं कि भाभी, हम एक लड़की को पसंद करते हैं और हम जानते हैं उसी के साथ हमारी जो है शादी आप फिक्स करवा दीजिए। तो मालती जी बड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैं तो ठीक है मान ले रही हूँ, लेकिन क्या मम्मी-पापा मानेंगे? ये कह कर के वो कहती हैं कि मम्मी को तो तुम जानते ही हो कि वो कैसी हैं। तभी वो कहती हैं कि आप भैया मना लेंगे तो माँ भी मान जाएँगी। वो कहती है ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। दोस्तों, मालती जी घर की बड़ी बहू होती हैं, तो वो जाती हैं अपने घर में बात करती हैं तो मतलब शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, दिक्कत थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। तो फिर उनके यहाँ से देखने वाले आते हैं तो दोस्तों, अब लड़के को पसंद है तो भले लड़की वाले 1 रुपए ना दें, लेकिन अगर लड़के को पसंद है, तो शादी होनी फिर तय ही हो जाती है। दोस्तों, जब वहाँ पर लेन-देन की बात होने लगी, तो उस समय जो रवि थे दोस्तों, जो उनके देवर जी थे, उनका नाम रवि है, तो वो मना कर देते हैं डायरेक्ट कि नहीं, हमें जो है कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ आपकी लड़की चाहिए। ये सुन के उनकी जो माँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि जब हम बात कर रहे थे, तो तुमने क्यों बोला? वो बाद में रवि को बहुत कुछ कहती है, लेकिन रवि कहते हैं कि माँ, वो बहुत गरीब है, वो देंगे ही क्या? क्या वो किसी से उधार लेकर के देंगे? इतना कहते हैं दोस्तों, तो उनके पिताजी नहीं होते हैं, उनकी सिर्फ़ माँ होती हैं। पापा उनके बचपन में ही ख़त्म हो चुके थे और उनका एक छोटा भाई था। तो इसीलिए जो रवि थे वो इस चीज़ को समझ गए थे कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके पास नहीं है, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। तो उनकी माँ जो है कुछ भी नहीं बोलती दोस्तों, फिर अच्छी शादी हो जाती है। काफ़ी अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने घर आती हैं दोस्तों, कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। मालती कहती हैं कि मुझे एक बहन मिल गई थी छोटी, वो सच में बहुत अच्छी थी। उसके अंदर भक्ति तो कूट-कूट कर भरी हुई थी। अगर उसे कभी कोई कुछ कह भी देता था, तो उसे बुरा नहीं लगता था। मैं भी उसे कभी किसी चीज़ के लिए डाँट देती थी ना, और मुझे लगता था कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा बोल दिया है, तो वो फिर से मुझसे आकर बोला करती थी। वो बहुत अच्छी थी। मतलब आप कह लीजिए कि इस ज़माने में इतनी अच्छी देवरानी मिलना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद मालती कहती हैं कि दीदी, मैं उसके साथ हमेशा रहती थी। उसके मेरे जो देवर जी हैं, वो उसको पसंद करते थे, लेकिन धीरे-धीरे हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी, जिससे हमारे देवर जी भी, अब उनका हमारी देवरानी के प्रति प्यार जो था वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा। उन्होंने कहा शादी के 6 महीने तक सब कुछ तो बहुत अच्छा चला, वो घूमने के लिए बाहर भी गई, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन फिर जब
6 महीने के बाद जब उनकी माँ की डेथ हो जाती है, ऐसा हुआ था दोस्तों कि उनकी मम्मी को डेंगू हो गया था। डेंगू होने के बावजूद उनको उनके चाचा जी मुंबई में रहते थे, तो वहाँ पर ले जाया गया था, तो वहाँ पर उनको प्लाज़्मा चढ़ रहा था। प्लाज़्मा चढ़ने के दौरान दोस्तों उनकी मौत हो जाती है। और ये बहुत ही दुखद घटना थी। यहाँ पर शालू वहाँ तो नहीं गई थी, सोच रही थी कि मम्मी है ठीक हो जाएँगी, लेकिन ऐसा होने के बाद फिर शालू मम्मी की जो उनकी बॉडी थी वो गाँव आती है, तो गाँव आती है तो शालू के लिए बहुत दुखद घटना थी दोस्तों, किसी की माँ इस दुनिया में ना रहें, उसके लिए सबसे दुखद घटना क्या होती है? शालू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बहुत रो रही थी शालू। उसके बाद अब दोस्तों उनके घर में कौन था उनका? कोई नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी माँ ही थी जो इस दुनिया में थी। अब उनका बचा था छोटा भाई दोस्तों जो 8th क्लास में पढ़ता था। वो अपनी दीदी के बिना नहीं रह सकता था। वो शादी में ही उन लोगों ने बोला था कि हम अपनी दीदी के साथ जाएँगे, लेकिन माँ अकेली थी तो माँ के साथ भी कोई होना चाहिए। इसीलिए शालू मना कर देती हैं कि जब तुम बड़े हो जाना तब हमारे घर आना। और दोस्तों लेकिन आज अब उनके भाई का कोई भी नहीं था इस दुनिया में। तो जो शालू होती हैं वो अपने भाई को लेकर के, अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो चली आती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने भाई को अपने साथ रखूँगी, जब वो बड़ा हो जाएगा उसे पढ़ा-लिखा दूँगी, फिर उसकी शादी हो जाएगी तो जो घर में हमारे यहाँ थोड़ा बहुत घर का जो हिस्सा है, जो उनके हिस्से में मिला था, फिर मैं अपने भाई को दे दूँगी, वो भी अपना कमा के अपना घर बनवा के अपने साथ रहेगा। उन्होंने ये सोचा था, लेकिन कहते हैं ना सोचा कभी नहीं होता दोस्तों। उसके बाद उनके जो उनका भाई था वो अपने यहाँ पर लेकर आते हैं और लड्डू गोपाल जी को ले आती हैं। लड्डू गोपाल जी को जब घर में लाती हैं दोस्तों, तो लड्डू गोपाल जी को देख कर के उनकी जो सासू माँ थी ना बहुत चिड़चिड़ करने लगी थी। हर चीज़ में नुक्स निकालती थी कि लड्डू गोपाल को भोग लगा रही है, पता नहीं कौन-सा नया-नया नियम निकाल दिया है, ऐसा है, वैसा है, हमने भी भगवान की बहुत पूजा की है। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि किस तरह की बातें बोली जाती हैं एक लड़की को। और घर में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था सिवाय मालती के। हस्बैंड जो थे वो बाहर रहते थे, वो ये सब चीज़ें सुनते ही नहीं थे। क्योंकि माँ सबके लिए प्यारी होती हैं दोस्तों, तो कोई अपने माँ के खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माँ की सुनो सिर्फ़ और बीवी की ना सुनो, ऐसा नहीं होता। मालती सारा चीज़ देखती थी। हमेशा वो अपने सासू माँ से भी कह देती थी कि माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा मत कहा करिए, भगवान है, लड्डू गोपाल हैं, इनकी सेवा तो हर कोई करता है। आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? दोस्तों लड्डू गोपाल जी के लिए उन्होंने बताया कि मेरी सासू माँ किचन में जो काजू और बादाम रखे हुए थे, मेरी सासू माँ ने हटा के छुपा के अपने कमरे में रख लिए, क्योंकि वो भोग ना लगा पाएँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने की दोस्तों, वो कहती है कि मैं आपको क्या-क्या बताऊँ दीदी। खाने के लिए जब वो खाना बनाती, तो सिर्फ़ खाने में अब लहसुन-प्याज़ तो पड़ता ही है, अब बिना लहसुन-प्याज़ के खाना वो भोग भी नहीं लगा पाती थी, तो वो ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को रूखा-सूखा भोग लगाती थी और रोया करती थी कि मम्मी चली गई कान्हा, अब तुम्हें खाना बना के खिलाने वाला भी कोई नहीं है। मैं एक ऐसी जगह पर फँसी हूँ जहाँ खाना भी कोई नहीं बनाकर खिलाता, मैं बहुत परेशान हूँ। वो ऐसी बातें कहती अपने कन्हैया के सामने रोती। दोस्तों कन्हैया तक तो ठीक था, लेकिन उनके भाई के साथ भी वही दुर्दशा करने लगी उनकी सासू माँ, जो लड्डू गोपाल जी के साथ होती थी। वो बात-बात में चोरी लगा देती थी, किसी पैसे को लेकर के मैंने यहाँ पे ₹20 रखा था, निकाल लिया, या तुम्हारा भाई मेरे कमरे में गया था, उसने काजू बादाम खा लिए। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए, वो उनके भाई के साथ हो रही थी। अब भाई के साथ हो रही थी तो किसी को भी किसी के भाई को अगर कोई भी कुछ कहेगा दोस्तों तो बुरा सबको लगता है। और वो आके सफाई में कहता कि दीदी अम्मा झूठ बोल रही हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, वो उनको अम्मा कहता था। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन चला, उसके बाद उनकी जो दीदी थी यानी कि शालू थी, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं अपने भाई को पढ़ाने के लिए मतलब बाहर भेज देती हूँ, क्योंकि वो उस टाइम पे उनका एडमिशन नहीं हुआ था, तो जब ये स्कूल जाएगा तो सारा दिन स्कूल में रहेगा, फिर कोचिंग करेगा, तो इसी दौरान दोस्तों उन्होंने कोचिंग के लिए अपने हस्बैंड से बात की, एडमिशन करवाया, तो कुछ समय के बाद उसका एडमिशन भी हो जाता है। दोस्तों वो 8th क्लास में था। इसी तरह से वो 9th 10th और 11th 12th उसने पास किया दोस्तों। और इसी दौरान उसके साथ जो-जो घटनाएँ घटी, मालती कहती हैं कि दीदी एक नर्क जैसी ज़िंदगी मेरी देवरानी, उसका भाई और लड्डू गोपाल एक नर्क जैसी ज़िंदगी जिए हैं इतने सालों में। उसके बाद जब वो 12th पास कर लेता है दोस्तों, तो कहती हैं मालती कि दीदी हद हो गई थी, बस कोई भी औरत इतना कैसे सह सकती है। बात-बात में सासू माँ हमारी मतलब देवर जी से बता देती थी, उन्होंने कई बार उसको थप्पड़ भी मारा। इस बार तो हद हो गई थी।
पढ़ा रहे थे उनके जीजा जी उनको। तो शालू कहती थी कि इसीलिए मैं कभी बहस नहीं करती थी कि इसके अलावा मेरा है कौन? कभी-कभी उनकी सासू माँ कह देती थी कि हमने तुम्हें ज़मीन से ला कर के आसमान में बिठाया है। तुम्हारे यहाँ तो कभी तुमने पक्की ज़मीन देखी ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो तुम फर्श पर संगमरमर के फर्श पर चल रही हो। अपने आप को धन्य मनाओ जो तुम इस घर में आई हो। ऐसे-ऐसे उसको वो ताने मारती थी कि सुन कर के उसका कलेजा फट जाता था। इसी तरह से काफ़ी साल बीत गए दोस्तों, काफ़ी साल बीत गए। मालती कहती हैं कि इसी दौरान मेरी देवरानी को बच्चा भी नहीं हो रहा था। बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चे के लिए वो लोग बहुत परेशान थे। इसी वजह से उसके साथ और भी को प्रताड़ित किया जा रहा था। मालती कहती है कि इस दौरान मेरी काफ़ी बार बहस हुई और मैं अपनी सासू माँ से अलग हो गई क्योंकि मुझसे ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही थी और मैं उनसे अलग हो गई। मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। और वो कहती है कि काफ़ी बार मैंने ऐसी चीज़ें बचाई हैं, बहुत लड़ाई-झगड़ों को मैंने बचाया तभी वो इतने साल रह सकी। इसके बाद दोस्तों उनका जो भाई था वो 12th पास कर लेता है बहुत ही अच्छे नंबरों से, उसके बाद उसको बी-फार्मा करने के लिए वो कहता है कि मुझे बी-फार्मा करना है। बी-फार्मा करने के लिए उनके जो हस्बैंड थे वो ऐसा नहीं था कि पैसे वग़ैरह वो देते थे, लेकिन हाँ, सासू माँ के कहने पर थोड़े-से वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हो गई थी उनके साथ, तो बी-फार्मा के लिए उन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए और उसको हॉस्टल भेज दिया। उनका भाई दोस्तों हॉस्टल चला जाता है 4 सालों के लिए। 4 साल के लिए उनका भाई हॉस्टल चला जाता है और दोस्तों इसी दौरान भाई तो चला गया था, लेकिन भाई का तो थोड़ा दुःख कम हो गया था कि चलो मेरे भाई को अब किसी तरह की चीज़ें सहनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन लड्डू गोपाल जी के साथ वो दशाएँ हो रही थी दोस्तों उस घर में। जिस मालती जी कहती हैं कि दीदी मैं हर चीज़ें नहीं बता सकती, कई लोगों को झूठ लगेगा और कई लोग तो सच मानेंगे ही, लेकिन लड्डू गोपाल जी को ना ऐसे फुटबॉल की तरह यहाँ-वहाँ फेंका जाता था। लड्डू गोपाल जी गिर जाते थे तब भी नहीं उठाते थे। इतना अनादर सासू माँ मेरी क्यों कर रही थी ये मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद वो कहती हैं कि शालू मेरे पास आई, उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैंने उसे बहुत समझाया, वो हमेशा मेरे पास आकर यही कहती कि हस्बैंड भी नहीं सुनते, अब उन्हें भी बच्चा चाहिए। अब मुझे वो कहते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, वो भी मुझे बहुत प्रताड़ना देते हैं। और सासू माँ को तो आप देख रही हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ज़िंदगी ही ना जिऊँ, बस ख़त्म कर लूँ। कन्हैया को मेरे आप देख लीजिएगा, बस वो हमेशा यही बात कहती। लेकिन वो बहुत उन्हें समझाती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगी, तुम्हारा भाई है उसका क्या होगा? उसके बाद दोस्तों इसी तरह से वो कहती हैं कि समझाते हुए दीदी फिर से इतने साल बीत गए। भाई की एक अच्छी खासी नौकरी लग गई, उसका प्लेसमेंट एक बहुत अच्छी जगह पे हुआ, उसने मेरठ में पढ़ाई करी और मेरठ में पढ़ाई करने के बाद दोस्तों उसकी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई। अच्छे खासे वो पैसे कमाने लगा। उसके बाद दोस्तों वो अपनी पहली सैलरी लेकर सबसे पहले वो अपने जीजाजी के पास आया। जब वो अपने जीजाजी को पैसे देता है तो जीजाजी उसके कहते हैं कि इतना क्या है? इतना तो मैं तुम्हारे महीने के खर्चे उठाता था। जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। उसका इस तरह का तिरस्कार करना मालती जी कहती हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद वो उसी पैसे को लेकर अपनी बहन को दिया। बहन तो बहन ही होती है ना, अपने भाई की पहली कमाई को देखकर वो एक माँ जैसा पाल रही थी। बहुत खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम इसी तरह पैसे इकट्ठे करो और तुम एक अपना घर बनवा लो गाँव में और अपनी शादी करके वहीं रहना। तभी वो कहता है कि दीदी आप नहीं करोगे क्या? सब कुछ आपको ही तो करना है। लेकिन वो अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर कहता है कि दीदी अब मैं कमाने लगा हूँ, मैं आपको अपने साथ रखूँगा, लड्डू गोपाल जी और आप दोनों को अपने पास रखूँगा। इतना कहते ही वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, रहूँगा। दोस्तों इसी तरह से वो अच्छी खासी नौकरी करने लगे। उसके बाद वो अपनी बहन एक बार उनको छोड़ने के लिए वो कहती हैं उनकी दीदी कि हम तुम्हें छोड़ने के लिए जाएँगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शालू हमेशा कहती थी कि मैं छोड़ने के लिए जाऊँगी, लेकिन वो कहती थी कि इस बार मैं अपने भाई को छोड़ने के लिए मेरठ के लिए जाऊँगी। दोस्तों वो पहुँचती हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन होता है आजमगढ़, वहाँ पर पहुँचती हैं, अपने भाई को बिठाती हैं। बिठाने के बाद उसकी ट्रेन जो थी लगभग शाम के साढ़े 8 बजे की थी। उसके बाद दोस्तों वो साढ़े 8 बजे ट्रेन में बैठ जाता है। बैठने के बाद अपनी बहन को देखता है, उनकी आँखों में आँसू थे। वो बार-बार कह रहा था कि दीदी परेशान ना हो, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ रखूँगा और जीजा जी को भी अपने साथ रखूँगा। लेकिन सालू तो जानती थी ना कि उसके घर में क्या हो रहा है। छोटा-सा बच्चा जो उस घर में पल-कर बड़ा हो गया, उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसकी दीदी को बच्चा नहीं हुआ है और इसी वजह से उसको घर में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से वो कुछ भी नहीं बोलती और कहती हैं कि हाँ ठीक है, वो अपनी आँसू को पोंछती हैं और उनका भाई उनको गले लगकर ट्रेन में बैठ कर के
चला जाता है दोस्तों, ट्रेन चली जाती है। उसके बाद शालू लौटते वक़्त वहाँ से उसको उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर जाऊँगी, फिर से वही सब मुझे झेलना है। अब उनसे सहने की क्षमता खत्म हो गई थी। दोस्तों वही ट्रेन आ रही थी रात के अंधेरे में, शालू जाकर ट्रेन के आगे खड़ी हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी का अंत कर लेती हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दुखद घटना थी। जब इस बात की खबर वहाँ पर द स्टेशन मास्टर वग़ैरह होते हैं, उनको लगती है कि यहाँ पर कोई औरत थी अभी-अभी जो मर गई है, तो ये बात जब घर में पता चलती है, पहले तो सनसनी फैल रही थी कि कोई कोई नहीं जानता कि कौन है। लेकिन किसी तरह से कुछ लोग थे जो बताते हैं कि इन्हीं की वाइफ़ हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लोग थे, तो पता चल जाता है कि इन्हीं की वाइफ़ है। तो जब वो आते हैं और देखते हैं, मालती देखती हैं, तो मालती कहती हैं कि मैं देख कर के उसकी कटी हुई पूरी शरीर की, उसके सर का कहीं पता नहीं था, सिर्फ़ उसकी धड़ ही था और मैं देखकर बेहोश हो जाती हूँ। कुछ समय के बाद जब मुझे होश आता है, तो मैं उसके भाई को फ़ोन करती हूँ। वो कहती हैं कि बहुत दूर ट्रेन नहीं गई थी, उनका भाई जो था वो रास्ते में ही रुका और वो लौट कर आया। वो अपनी बहन को देखकर इतना रोया, मैंने पहली बार किसी भाई को बहन के लिए इतना रोते देखा है। मैंने बहनों को देखा था भाई के लिए रोते, लेकिन एक भाई आज अपनी बहन के लिए रो रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ा। वो कहती हैं कि मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर गई, उसके बाद मैं को लेकर आई। पति थे, उनका अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार करवाने के बाद उनका जो भाई था मालती से कहा कि दीदी आप ही बताओ ये सब मेरी दीदी के साथ क्यों हुआ? लेकिन मालती कहती हैं कि उस भाई को मैं नहीं, क्योंकि वो मेरा भी भाई था और मैं उसे अपना ही भाई समझती थी। मैंने कभी उसे ये नहीं जताया कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हो रहा है। शायद ये मेरी गलती थी, अगर मैं उसको बता देती कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो शायद वो उसको लेकर चला जाता अपने साथ। क्या वो नहीं जाना चाहती थी। वो हमेशा मुझसे शालू एक ही बात कहा करती थी कि मैं अगर अपने भाई के साथ जाऊँगी, तो मेरे भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा भाई मेरी कल को शादी करेगा, तो वो मेरा बोझ कितना उठाएगा? इसलिए मुझे ज़िंदगी जीनी ही नहीं है, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। यही सब सोचते हुए मालती अपने भाई को ये बात नहीं बताती हैं और अपने भाई उनको कहती हैं कि ऐसा करो, तुम जाओ और हमेशा खुश रहना, अच्छे काम करना। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ। काम तो तुम करते ही हो, अब मैं तुम्हारी शादी भी कराऊँगी और मैं तुम्हारा घर भी बनवाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम परेशान मत होना, क्योंकि तुम मेरे ही भाई हो। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को ला कर के देती हैं और कहती हैं, इनको ले जाना, कभी इनका अनादर मत करना। तुम्हारी बहन सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं से करती हैं, तुम्हारे बाद। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर उसको ट्रेन में बिठा देते हैं दोस्तों कुछ वक़्त के बाद और वो चला जाता है, उनका भाई। उसके बाद मालती जी कहती हैं कि दीदी आज भी मैं उसका ख़्याल रखती हूँ और अब उसकी शादी हो गई है, उसका घर भी बन गया, उसके बच्चे भी हो गए हैं। बस मुझे दुःख इस बात का है कि भगवान की सेवा करने से कहते हैं ना कि लोगों को सुख मिलता है, मन की शांति मिलती है, लेकिन मेरी देवरानी को कभी शांति नहीं मिली लड्डू गोपाल की सेवा करने से। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? वो बहुत ही मन से सेवा करती थी, वो खुद नहीं खाती थी लेकिन कन्हैया को खिलाती थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसको इतनी दर्दनाक मौत मिली? क्यों उसके भाई के साथ ऐसा हुआ? क्यों उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ? क्यों उसके साथ ऐसे हुआ? तो दोस्तों उन्होंने मुझे जब ये घटना बताई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ इस बात को सुन कर के। उन्होंने कहा कि दीदी बस इसी सब वजह से मेरा विश्वास उठ गया है, इसलिए इसीलिए शायद मैं भगवान की पूजा नहीं करती। वो कहती हैं कि मैं बस हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं कहीं कभी कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही हूँ, कोई भी पूजा नहीं करती। बस मैं कर्म पर विश्वास रख रही हूँ बस, अब मैं कोई भी भजन, पूजन कुछ भी नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए नहीं करती क्योंकि मैंने अपनी बहन को खोया है। दोस्तों वो कोई और नहीं, उनकी कहती हैं कि वो मेरी बहन ही थी। बहन जैसी थी, वो मेरी इस दुनिया में आई थी और मुझे छोड़कर चली गई। तो दोस्तों ये थी घटना मालती जी ने जो मुझे भेजी, आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की सी ये लीला कथा, चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।